Good morning. Good morning. Let's continue our chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. And the topic is that is the Civil War. Page number 41, source B, second paragraph. The Kyrgyz welcomed the first revolution, that is February Revolution, with joy, and the second revolution with consternation and terror. Consternation and terror. First revolution freed them from the oppression of the Tsarist regime and strengthened their hope that autonomy would be realized. The second revolution, October Revolution, was accompanied by violence, pillage, taxes, and the establishment of dictatorial power. One small group of Tsars, bureaucrats, oppressed the Kyrgyz. Now the same group of people perpetuate the same regime. That जो Kyrgyz welcomed the first revolution with joy and second revolution with consternation and terror. किर्गिज ने वेलकम किया फर्स्ट रिवॉल्यूशन को और उसने सेकेंड रिवॉल्यूशन, फर्स्ट रिवॉल्यूशन को उसने वेलकम किया, दैट इज फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, और उसने उसको कैसे वेलकम किया? विथ जॉय, बहुत खुशी से। और जो सेकेंड रिवॉल्यूशन था उसके विथ कंस्टर्नेशन एंड टेरर। टेरर मीन्स कि दहशत में आ जाना और कंस्टर्नेशन मीन्स अचंभे में। दूसरा, जब सेकेंड रिवॉल्यूशन हुआ तो ये खबर सुनकर वो थोड़ा सा कंस्टर्नेशन मतलब अचंभे में आ गया और टेरर में आ गया। दिस फर्स्ट रिवॉल्यूशन फ्रीड देम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द सैड। फर्स्ट रिवॉल्यूशन ने उन्हें सैरिस्ट या सैरिस्ट से क्या किया था? सैरिस्ट के स्ट्रेंथेड देयर होप दैट ऑटोनॉमी वुड बी रियलाइज्ड। ठीक है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ने उनकी उनका जो शासन था, स्ट्रेंथेड से जो पावर कर रहे थे, मतलब जो शासन कर रहे थे, उससे आज़ाद कराया था। और ये उम्मीद जगाई गई थी कि उन्हें इस रिवॉल्यूशन में क्या मिलेगा? एक ऑटोनॉमी मिल जाएगी, या ऑटोनॉमी वुड बी रिलीज्ड। एंड दैट इज, और सेकेंड रिवॉल्यूशन से स्ट्रेंथेड देयर होप। ठीक है, उसके ऑपरेशन से, मतलब ऑपरेशन मीन्स दैट ऑपरेशन मीन्स कि होता है जो दमनकारी, जो वो राज करता था आप पे, अपना हुक्म चलाता था, दैट उससे आज़ादी मिल जाएगी। और जो सेकेंड रिवॉल्यूशन था, दैट इज अक्टूबर रिवॉल्यूशन, वॉज एक्कम्पाइंड बाय। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? वॉयलेंस था, पिलेज था, वॉयलेंस हिंसा थी, पहले लूटपाट थी, एंड टैक्सेस एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टोरियल पावर। टैक्सेस थे और स्टैब्लिशमेंट, आप कह सकते हो लूटपाट करो, या बोझ और तानाशाह की सत्ता थी, डिक्टोरियल पावर थी। Once a small group of Tsarist bureaucrats oppressed the Kyrgyz, और क्या था? पहले एक बार Tsarist के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था। अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ Tsarist ने ब्यूरोक्रेट्स ऑपरेट द किर्गिज किया था। नाउ द सेम, वही ग्रुप अब क्या करे? परसुएट द सेम रेजिम, वही इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड Kazakh leader in 1990
quoted in Alexander Benigsen and Chantal Kelkes, Les Marmots, निशान शेज ले मुसलमान दे रूसी 1980 में 1960 दैट इज 1960 में उद्दीन कोट लिखा गया है दिस और कब लिखा गया था, किसने, कजाक नेता ने लिखा था। Our next topic, that is making a socialist society. Making a socialist society. During the Civil War, Bolsheviks kept industries and banks nationalized. क्या था? During the Civil War, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. सिविल वॉर के दौरान या ड्यूरिंग सिविल वॉर क्या होता, बोल्शेविकों ने इंडस्ट्रीज एंड बैंकों को नेशनलाइज करना मतलब कंटिन्यू रखा था। बैंकों को नेशनलाइज करना उन्होंने कंटिन्यू रखा था। एंड दैट इज they permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. उन्होंने परमिट किया था कि मतलब पीसेंट्स को परमिशन दे दी थी कि वो उन्हें इतनी छूट दे दी थी कि वो लैंड पर जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है, लैंड पर जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं और दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, और जिसका मतलब समाजीकरण सोशलाइज किया गया था, ठीक है। दे परमिटेड पीसेंट्स को उन्होंने परमिट किया था कि टू कल्टीवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज, जिस लैंड को सोशलाइज किया जा चुका है, आप वहाँ पे जाके उन्होंने पीसेंट्स को परमिशन दी थी कि आप उस लैंड पे जाके कल्टीवेट कर सकते हैं। एंड बोल्शेविक्स यूज्ड confiscated land to demonstrate what collective work could be, और जो बोल्शेविक से यूज क्या कर रहे थे, और जो बोल्शेविक्स है यूज कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कलेक्टिव क्या होता है, और वो क्या कर रहे थे, और जितने भी कलेक्ट किए गए थे लैंड, खेतों का इस्तेमाल जितने भी कलेक्शन ऑफ लैंड थे, या बोल्शेविक यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड मतलब जो उन्होंने अपने कब्जे में किए हुए थे लैंड, दैट कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट, वो उस लैंड को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि व्हाट कलेक्टिव वर्क वुड बी, मतलब कि कलेक्टिव वर्क क्या होती है। एंड अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये जो प्रोसेस है सेंट्रलाइज प्लानिंग की वॉज इंट्रोड्यूस, ये सेंट्रल प्लानिंग का प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल्स assessed how the economy could work and set targets for 25 years, और ऑफिशियल assess the economy, ऑफिशियल्स ने क्या किया, ऑफिसर्स एसेस करते थे कि हाउ इकॉनमी कैसे वर्क करती है, ऑफिसर्स एसेस करते थे कि इकॉनमी कैसे वर्क करती है, और वो टारगेट को ऑफिसर सेट करते थे, टारगेट को 5 ईयर पीरियड्स में, ऑफिसर टारगेट को सेट करते थे 5 ईयर पीरियड में, एंड ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान,
और इसी बेसिस पे उन्होंने 5 ईयर्स प्लान को बनाया था और इसी बेसिस पे उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को क्या किया था, बनाना स्टार्ट किया था। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द first two plans, that is 1927 to 1932 and 1933 to 1938. 1927 to 1932 and 1933 to 1938. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 years plan. गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट 2 ईयर्स प्लान थे, दैट इज 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938 के टाइम, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने सभी प्रकार की, मतलब कि गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे सारे प्राइजेस को टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने सारे प्राइजेस को फिक्स किया था। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग कब इंडस्ट्रियल ग्रोथ गवर्नमेंट को करना था, दैट इज फर्स्ट 2 प्लान्स। जो फर्स्ट 2 प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938 and centralized planning led to economic growth. Centralized planning led to economic growth। और जो centralized planning थी, सेंट्रलाइज प्लानिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या मिली थी, लेड, मतलब इकोनॉमिक हमारा ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग से हमारा जो इकोनॉमी था वो ग्रोथ कर रहा था एंड वो ग्रोथ कर रहा था, डेवलप कर रहा था। एंड इंडस्ट्रियल ग्रो प्रोडक्शन इंक्रीज, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहे थे। और कब के बीच में, डेट इज बिटवीन 1929 एंड 1933। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे थे बिटवीन 1929 एंड 1933 बाय 100% इन द केस। और ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था, ये 100% इंक्रीज कर रहा था कौन कौन से केस में, सॉइल के केस में, कोल एंड स्टील, सॉइल, कोल एंड स्टील के केस में ये इंक्रीज कर रहा था। एंड न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बी। और जो न्यू फैक्ट्री सिटीज थी, वो न्यू फैक्ट्री जो थी वो शहर में, या आप कह सकते हो सिटीज में आई। जो न्यू फैक्ट्रीज थी वो सिटीज में आई। एंड दैट however rapid construction led to poor working conditions. However, rapid construction led to poor working conditions in the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. However, rapid construction led to poor working condition. जो रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो रैपिडली जो कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे थे, उसके कारण क्या हो रहा था, पुअर वर्किंग कंडीशन हो जा रही थी। जो रैपिड कंस्ट्रक्शन किए जा रहे थे उसके कारण क्या हो रहा था, पुअर वर्किंग कंडीशन हो गई थी, पुअर वर्किंग कंडीशन। एंड that in the city of
In the city of Magnitogorsk the construction of steel plant was achieved in 3 years. और in the city of Magnitogorsk सिटी में क्या हुआ था, ये जो स्टील प्लांट था, स्टील प्लांट में द कंस्ट्रक्शन मतलब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था स्टील प्लांट का वो 3 इयर्स में ही उसने अचीव कर लिया था। 3 इयर्स में उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। 3 इयर्स में उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। एंड वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। जो वर्कर्स थे वो हार्ड लाइफ को मतलब लिव्ड हार्ड लाइफ जी रहे थे, बहुत मुश्किल से जी रहे थे। एंड रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। 550 स्टॉपेजेस वॉज देयर इन द फर्स्ट 50 ईयर। और इस टाइम पे क्या होता, जो लेबर्स थे उनकी लाइफ क्या हो रही थी, मतलब एक हार्ड लाइफ जा रही थी, एक सख्त या डिसिप्लिन लाइफ, उनकी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी उन्हें, बहुत मुश्किल से बहुत सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। और इसका नतीजा क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर में 550 बार काम रुका था। क्या हुआ था, इसका जो नतीजा निकला था वो फर्स्ट ईयर में 550 बार वर्क रुकना पड़ा था। 550 बार वर्क रुकना पड़ा था। एंड that in living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. अब इसमें भी एक क्या हुआ था, जितने भी आपके जो क्वार्टर्स बने थे, जो लिविंग क्वार्टर्स थे, लिविंग क्वार्टर्स में क्या हुआ था कि ठंडियों में इन द विंटर सीजन और 40 डिग्री बिलो, जो 40 डिग्री बिलो का मतलब टेम्परेचर था, पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम दी 4th फ्लोर, और पीपल को 4th फ्लोर से नीचे उतरकर आना पड़ता था। और 4th फ्लोर से वो नीचे उतर कर आते थे और डैश अक्रॉस द स्ट्रीट, और दौड़ कर स्ट्रीट के किनारे जाते थे इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। टॉयलेट जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, 4th मंजिले से उन्हें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आके और दौड़ कर वो सिटी को थोड़ा सा आगे मतलब इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट जाने के लिए उन्हें काफ़ी दूर दौड़ कर जाना पड़ता था। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। अब इसमें क्या हुआ, एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम क्या हुआ, डेवलप हुआ। And arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. And extended schooling system developed. अब इसमें एक extended schooling system डेवलप किया गया। and arrangements were made for factory workers, और जो अरेंजमेंट थे वो बनाए गए, वो मेड किए गए फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीसेंट्स के लिए टू एंटर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया और अरेंजमेंट्स वर मेड, और अरेंजमेंट्स बनाए गए मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, मतलब अरेंजमेंट्स बनाए गए फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीसेंट्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीसेंट्स के लिए टू एंश्योर यूनिवर्सिटी, मतलब टू एंटर यूनिवर्सिटीज में एंट्री करने के लिए ये सिस्टम बनाए गए। ठीक है, ये स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया जैसे कि हमारे फैक्ट्री वर्कर्स और जो पीसेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सके, और वो यूनिवर्सिटीज में आसानी से एडमिशन ले सके। दैट
for the children of women workers, for the children of women workers. और जो चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, हाँ, वो एस्टैब्लिश इन फैक्ट्री, क्या किया था कि बच्चों के लिए महिला जो मतलब जो औरतें थी जो वहाँ पे वर्क करती थी, जो वुमेन वर्कर्स थी, उनके बच्चों के लिए क्रिचेस खोल दिए गए थे, दैट इज बालवाड़ियाँ खोल दी गई थी, मतलब बच्चे वहाँ पे जाके खेलते थे, प्ले रूम्स आप कह सकते हो वहाँ पे थे कि जाके बच्चे वहाँ पे क्या करते थे, खेलते थे। That cheap public health care was provided, और cheap public health care was provided, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती थी, बहुत ही चीप रेट में, बहुत सस्ते में पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती थी। और मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर, और मॉडर्न लिविंग क्वार्टर आप कह सकते हो कि मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर, उनके लिए भी उन्होंने लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए। एंड द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन, तो सिंस गवर्नमेंट एंड रिसोर्स वर लिमिटेड, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं दिखे, इन सारी कोशिशों के जो रिजल्ट्स आए थे वो अनइवन रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। और इससे क्या था कि इसलिए अनइवन रिजल्ट्स आए थे कि सभी जगह एक जैसा नहीं होता, मतलब हर जगह कहीं पे आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे वाटर रिसोर्सेज है, कोई कल्चर हेरिटेज में फेमस है, तो ये एक अनइवन है हमारे इंडिया में। तो इसी के कारण क्या हुआ था कि हर जगह आपने मतलब इफेक्ट क्या है, अनइवन है। तो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वर लिमिटेड, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, क्या है, वो लिमिटेड है। लेट्स रीड फिगर्स। That is, first है factories came to be seen as a symbol of socialism और socialism। ये जो फैक्ट्री है ये क्या मतलब फैक्ट्री क्या शो कर रही है, इससे हमें पता चलता है ये सिंबल ऑफ सोशलिज्म को शो कर रही है, ये सिंबल ऑफ सोशलिज्म को शो कर रही है। सेकेंड, चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशियन इन 1930, मतलब सोवियत रशियन में चिल्ड्रन स्कूल में है इन 1930 में, ठीक है, इन 1930 में चिल्ड्रन स्कूल में है इन सोवियत रशिया, ठीक है, इन सोवियत रशिया। एंड अ चाइल्ड इन मैग्निटोगोर्स्क ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर प्लान, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान, ही इज वर्किंग फॉर सोवियत रशिया, मतलब जो फर्स्ट ईयर 5-year प्लान चिल्ड्रन के लिए बना था वो चाइल्ड उनमें से देख के लिख रहा है, और वो सोवियत रशियन में और वो सोवियत रशियन में स्कूल जाता था। That is फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द 1930s, 1930s में ये फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है, 1930s में अगर आप देखो तो ये फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है। एंड बॉक्स 4, socialist cultivation in a village in the Ukraine, in a village in the Ukraine।
socialist cultivation in a village in the Ukraine, and that is a common new was set up using two farms as a base. Using two farms as a base. That a common new was set up using two farms as a base. The common new consisted of 13 families with a total of 17 persons. The farms taken the farms were turned over to the common. The members ate in a communal dining hall, and income was divided in accordance with the principles of cooperative communism. And the entire proceeds of the members' labor, as well as all dwellings and facilities belonging to the commune, were shared by the commune person. And were shared by though was set up by two farms as a base. दो कब्जा किए गए, यू कैन से कॉन्फिस्केटेड मतलब कि कब्जा किया गया या जब्त किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। अच्छा, कम्यून बनाया गया और कम्यून में केवल 13 फैमिली और 70 लोग थे। कम्यून में केवल 13 फैमिली और 70 लोग थे। Commune, the farm tools taken from farms were turned over to the commune. क्या किया गया था कि खेतों में हासिल किए गए मतलब खेतों से जो भी हमें खेतों से हमें जितने भी फार्म टूल्स मिले थे वो सब हमने किसको दे दिए थे? कम्यून के हवाले कर दिया था। एंड the members ate in a commune dining hall, and income was divided in accordance with the principle of cooperative communism. अब जितने भी the members ate in a communal dining hall. जो सब मेंबर थे वो कम्युनियल डाइनिंग हॉल में खाना खाते थे एंड दैट इज कोऑपरेटिव कम्युनिज्म। कोऑपरेटिव कम्युनिज्म के जो प्रिंसिपल के आधार पर कोऑपरेटिव क्या था? द मेंबर्स एट इन मतलब सब लोग एक साथ डाइनिंग हॉल में खाना खाते थे और इनकम वाज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिज्म। और जो इनकम आती थी वो इक्वली सब में डिवाइडेड हो जाती थी। कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करके? कोऑपरेटिव कम्युनिज्म को फॉलो कर द एंटायर प्रोसीड्स ऑफ द मेंबर्स लेबर एज वेल एज all dwellings and facilities belonging to the commune were shared by the commune members and commune members that is आप कह सकते हो कि ये प्रिंसिपल के आधार पर जो आमदनी मतलब सबके बीच में वो रुपए बांट दिया जाता था और सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय कम्यून के पास मौजूद सारी रिहायशी मकान और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। ठीक है। द एंटायर प्रोसीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ
members' labor as well as the dwellings and facilities. लेबर का वर्क करने में जितने भी श्रम और जितनी भी पूंजी मतलब जितने भी रुपए आ रहे थे दैट या कम्यून के पैसा पास मौजूद रहे, जितने भी आप कह सकते हो कि फैसिलिटीज बिलोंगिंग थी। और थर्ड, कम्यून के पास क्या था, और जितनी भी फैसिलिटीज थी वो सब कौन उठा रहा था, वो कम्यून मेंबर्स उस फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे थे। कम्यून मेंबर्स फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे थे। आज सोर्स थी Dreams and Realities of Soviet Childhood in 1933. In 1933. Dreams and Realities of a Soviet Childhood in 1933. Soviet Childhood in 1933. ड्रीम्स और रियलिटी। सोवियत चाइल्डहुड इन 1933 में उनके ड्रीम्स और रियलिटीज क्या थे? दैट डियर ग्रैंडफादर Kalinin, dear grandfather Kalinin, my family is large. There were 4 children. Dear grandfather Kalinin, my family is large. There are 4 children. My family is large. मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और वहाँ पे कितने बच्चे हैं? There are 4 children. उनके मतलब मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और उसमें 4 बच्चे हैं। There are 4 children and we don't have a father. और we don't have a father. मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 4 बच्चे हैं और अब हमारे पिता नहीं हैं। अब हमारे पिता या हमारे पिताजी नहीं हैं। We don't have a father. He died fighting for the workers' cause, and my mother is alive. I want to study very much, but I cannot go to school. And after that क्या था? That is कि मेरी फैमिली, प्रिय दादाजी कालिनिन, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 4 बच्चे हैं और हमारे पिता अब नहीं हैं। वो मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। I had some old boots, but they are completely torn, and no one can mend them. And मेरे पास पुराने जूते थे पर अब वो इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। That is, my mother is sick, we have no money and no bread, but I want to study very much. मेरी माँ बीमार है, हमारे पास ना तो पैसा है ना ही रोटी है, पर मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। There stands before us the task of
स्टडी एंड स्टडी। और वो क्या हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। हमारे सामने क्या है? हमारे सामने सिर्फ पढ़ने की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दैट इज व्हाट व्लादिमीर इलिच लेनिन सेड। और यही व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा है। बट आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। वी हैव नो रिलेटिव्स एंड देयर इज नो वन टू हेल्प अस। मतलब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। So I have to go to work in a factory। और इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। इसलिए मुझे फैक्ट्री में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। टू प्रिवेंट द फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग। मतलब फैमिली को बचाने के लिए, फैमिली को भूख से मरने से बचाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। डियर ग्रैंडफादर, आई एम 13। डियर ग्रैंडफादर, मैं 13 ईयर्स का हूँ। आई स्टडी वेल एंड हैव नो बैड रिपोर्ट। आई एम इन क्लास 5 और 13। और उसने कहा कि मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। दैट इज आई स्टडी वेल, मैं अच्छा पढ़ता हूँ और मेरे कोई भी बैड रिकॉर्ड्स नहीं है। मैं पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरे कोई भी बैड रिपोर्ट्स नहीं है। मैं कौन सी? आई एम इन क्लास 5 और मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। और मैं कहाँ पढ़ता हूँ? मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। Letter of 1933 from a 13-year-old worker to Kalin, Soviet president। और ये जो सोवियत प्रेसिडेंट मतलब सोवियत प्रेसिडेंट कालिनिन के नाम 13 वर्षीय जो लेबर बच्चा था, उसने ये लेटर लिखा था 1933 में। उसने ये लेटर लिखा था 1933 में। एंड that is our next topic, that is 4.3. Our next topic is 4.3. That our next topic, that is 4.3, Stalin's and collectivization. Stalinism and collectivization. Collectivization. 4.3, Stalinism and collectivization. The period of the early plant economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. The period of the early plant economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. That
जो अर्ली प्लांट इकॉनमी था वो लिंक था डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो पीरियड मतलब ये वैसा द पीरियड ऑफ अर्ली प्लांट इकॉनमी, ये जो पीरियड था अर्ली प्लांट इकॉनमी का ये कौन सा था, ये लिंक था डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से था, तबाही से जुड़ा था। आप कह सकते हो कि दैट इज ये जो प्लांट इकॉनमी थी हमारी अर्थव्यवस्था का, ये जो स्टार्टिंग था आपका एग्रीकल्चर से, कलेक्टिवाइजेशन जो एग्रीकल्चर से जो पैदा हुई थी, ये मतलब डिजास्टर से जुड़ा था। डिजास्टर से जुड़ा हुआ था। एंड by 1927-28 by 1927-28 by 1927-28 the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply। 1927 और 28 में क्या हुआ था, जो टाउन से सोवियत रशियन वो क्या फेस कर रहे थे, फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ग्रेन सप्लाईज की, ग्रेन सप्लाई की एक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप कह सकते हैं 1927 और 28 के आसपास रूस के शहरों में, के आसपास रूस के शहरों में अनाज का मतलब ग्रेन की काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। एंड द गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। जो गवर्नमेंट है उसने प्राइस को फिक्स कर दिया था जिस प्राइस में ग्रेन को सोल्ड करना था। गवर्नमेंट ने प्राइस को फिक्स कर दिया था जिस प्राइस में आपको ग्रेन्स को सोल्ड करना था। एंड but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices। लेकिन पीसेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अपने ग्रेन्स को गवर्नमेंट बायर्स को नहीं देंगे। पीसेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अपने अनाज को जो गवर्नमेंट बायर्स हैं उनको नहीं देंगे, और वो भी गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग तो हम नहीं देंगे। And Stalin, who headed the party after the death of Lenin। Stalin, who headed the party after the death of Lenin। लेनिन की पार्टी, लेनिन के बाद स्टेलिन ही हेड बना था उस पार्टी का। इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर, और उसने इंट्रोड्यूस किए थे मतलब कुछ मेजर्स उठाए थे, इमरजेंसी मेजर्स को उसने उठाया था, इंट्रोड्यूस किया था। And he believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher price। और उसे क्या लगता था स्टेलिन को, दैट जो रिच पीसेंट्स और ट्रेडर्स हैं जो कंट्री साइड गांव साइड में हैं वह होल्डिंग स्टॉक, उन्होंने स्टॉक बचा कर रखा हुआ है होप से कि जब प्राइजेस हाई होंगे तो वो उस हाई प्राइजेस में सबको सेल कर देंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाई कॉन्फिस्केटेड। और लेकिन क्या हुआ, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप एंड सप्लाई कॉन्फिस्केटेड। और मतलब स्पेकुलेशन जो स्पेकुलेशन मतलब कि जो सट्टेबाजी है, उस आप कह सकते हो कि अनाज को सेव करके रखना और मार्केट में बिल्कुल उसकी कमी हो जाना, उसको रोकना था। और सप्लाई को कॉन्फिस्केटेड मतलब जो सप्लाई है वो लोग सप्लाई को भी रोकना चाहते थे।
और आप कह सकते हो सप्लाई, जो उनके पास ग्रेन थे उसको वो लोग जो इकट्ठा करके रख रहे थे कि जब हायर प्राइस होगा तो वो उसको सेल करेंगे, उसको क्या करना था, उनके काबू से मतलब उनके कौन से सप्लाई को सेफ करना था, मतलब उनके जो उन्होंने जब्त करके रखा था उसको हटाना था। ठीक है, स्पेकुलेशन को स्टॉप करना ज़रूरी था और जो लोग जब्त करके अनाज रखते थे उन पे भी उनको भी रोकना ज़रूरी था। और इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग collects the name for well-to-do peasants, well-to-do peasants, and 1928 में पार्टी के सदस्यों ने जो 1928 में जो पार्टी मेंबर्स हैं उन्होंने टूर किया था जहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते थे, जिस एरियाज में ग्रेन को प्रोड्यूस किया जाता था पार्टी मेंबर्स ने क्या किया था, वहाँ पे टूर किया था। एंड supervising enforced grain collection and raiding collects the name for well-to-do peasants, well-to-do peasants. उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुनकों के ठिकानों पर छापे मारे। आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने, जो पार्टी मेंबर्स ने क्या किया था, उन्होंने सुपरवाइज किया और एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन, जो ग्रेन कलेक्शन था ज़बरदस्ती परचेज भी किया और रेड मारा कुलकस में, द नेम फॉर वेल टू डू पीसेंट्स। एंड आप कह सकते हो कि डैट और जो रूस में जो थोड़े से जो रूस में द नेम वेल फॉर, जो पीसेंट्स में थोड़े से अमीर होते हैं, दैट इज संपन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, किसानों को कुल्लक कहा जाता है। उन पीसेंट्स को क्या कहा जाता है, कुल्लक कहा जाता है। उन पीसेंट्स को कुल्लक कहा जाता है। एंड द कुल्लक कहाँ था, a shortages continue, the decision was to collective form, ये जो शॉर्टेज था वो कंटिन्यू रहा और जो डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव फॉर्म, और उसके बाद से क्या हुआ कि इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के द डिसीजन वॉज टू, मतलब अब डिसीजन किसे लेना था, कलेक्टिव फार्म्स को। इसके बाद भी शॉर्टेज जब बना रहा तो डिसीजन किसे लेना था, कलेक्टिव फार्म को डिसीजन लेना था। कलेक्टिव फार्म को डिसीजन लेना था। हाँ, that it was argued that grain shortage were partially due to the small size of holding, और ये क्या कहा गया कि इस फैसले के पक्ष में मतलब एक बात भी कही गई, आर्गू किया गया, ये बात बताई गई कि जो हमारे ग्रेन की जो शॉर्टेज है वो हमारे पार्शियली मतलब स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग के कारण भी है। जो ग्रेन की शॉर्टेज है वो स्मॉल साइज होल्डिंग के कारण भी है। या आप कह सकते हो कि अगर आपके पास स्मॉल लैंड है तो उसमें कितने ग्रेन्स होंगे, बहुत कम ग्रेन्स होंगे। ये भी इसका एक रीजन है।
after 1917 land had been given over to peasants और after 1917 के बाद जो लैंड है वो पीसेंट्स को दिया गया। जो लैंड है मतलब लैंड हैज बीन गिवन ओवर टू पीसेंट्स और these small sized peasant farms could not be modernized। ये जो स्मॉल पीस छोटे छोटे जो लैंड थे could not be modernized, इसे मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था। ज़मीन किसानों को सौंप दी गई और जो ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे उन्हें मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था। And to develop modern farm and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state-controlled large farms. आप that is टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए और रन करने के लिए रन देम अलॉन्ग मतलब इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ ही विथ मशीनरी। मॉडर्न फार्म्स में हम जब भी यूज़ करेंगे मशीनरीज का इस्तेमाल करेंगे उसको रन करने के लिए, डेवलप करने के इंडस्ट्रियल लाइन। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुल्लक और ये नेसेसरी था कि आप कुल्लकों का सफाया करना। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीसेंट, आप लैंड पीसेंट से ले लीजिए और स्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म और वहाँ पे स्टैब्लिश करिए स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म को स्टैब्लिश करिए। और हाँ आप कह सकते हो दैट इज कि जो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए उसको रन करने के लिए जब मतलब अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन के साथ विच मशीनरी के साथ इट वाज नेसेसरी, ये नेसेसरी था कि हम एलिमिनेट करें कुल्लक और टेक अवे लैंड फ्रॉम पीसेंट से लैंड ले ले और स्टैब्लिश कर और कंट्रोल किस पे कर ले, स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। इसमें यह भी माना गया कि आदमी मॉडर्न खेत के लिए क्या डेवलप करने के लिए कहा गया, उन पर मशीनों की सहायता से इंडस्ट्रियल खेती करने के लिए कुल्लकों का सफाई करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना ज़रूरी हो गया था, या आप कह सकते हो लार्ज फार्म्स बनाना ज़रूरी हो गया था। एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। And what followed was Stalin's collectivization program। इसी के बाद क्या हुआ, what followed was the मतलब इसी के बाद क्या हुआ, स्टालिन का कलेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farm. From मतलब 1925 में ही उन्होंने क्या कहा कि from 1925 पार्टी पीसेंट्स को फोर्स करती थी कि टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म, मतलब उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप कलेक्ट कीजिए, आप पार्शियली फोर्स किया जाता था ऑल पीसेंट्स टू कल्टिवेट मतलब सारे पीसेंट्स को पार्शियली फोर्स किया जाता था कि आप कलेक्ट फार्म करिए, कलेक्टिव फार्म करिए। दैट and the bullock of land and implementation were transferred to the ownership of collective farm। the bullock of land और जो implementation
लिमिटेशन हुआ था वह ट्रांसफर किस पे किया गया था? ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव लैंड। पीसेंट्स वर्क ऑन लैंड एंड द Colquhoun profit was shared. And the Colquhoun profit was shared. क्या किया गया था? 1929 से पार्टी ने सभी पीसेंट्स को कलेक्टिव फार्म में काम करने का आदेश जारी कर दिया गया था। ठीक है, कलेक्टिव फार्म को आप कह सकते हो कोलखोज, आज ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों से स्वामित्व में सौंप दिए गए। जो ज्यादातर जमीन थे और साजो सामान था सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। द बुल्क ऑफ लैंड और जो इंप्लीमेंट से वो ट्रांसफर कर दिया गया ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म को, ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म को ट्रांसफर कर दिया गया। and peasants work on land, peasants work on land और कोल गोज के मुनाफे, peasants work on land, peasants लैंड पे वर्क करते थे और जो कोल वर्क से जो प्रॉफिट आता था वो आपस में शेयर कर लेते थे। कोल वर्क से जो प्रॉफिट आता था वो आपस में वो लोग क्या करते थे? शेयर कर लिया करते थे। And that peasants resisted the authorities and destroyed their livestock और उसके बाद से क्या हुआ कि इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। गवर्नमेंट के इस फैसले से जो हमारे पीसेंट से एनरेज पीसेंट रेजिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइवस्टॉक। ठीक है, इससे क्या हुआ थे जो हमारे इस फैसले से हमारे पीसेंट बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने सरकार का विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था और अपने जानवरों को भी वो लोग किल करते जा रहे थे, जो भी उन्होंने जानवर पाला था। And between 1929 and 31, the number of severely punished. Between 1929 and 31, the number of cattle fell by 1/3. मतलब 1929 से 1931 के बीच में क्या हुआ था? 1929 से 1931 के बीच में हुआ था ये जो कैटल का जो नंबर था वो 1/3 हो गया था। कैटल का नंबर घट के क्या हो गया था? 1/3 हो गया था। कैटल का नंबर घट के क्या हो गया था? 1/3 हो गया था। Those who resisted collectivization were severely punished. Those who, आप कह सकते हो those who resisted collectivization, मतलब कलेक्टिवाइजेशन का विद्रोह करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। कलेक्टिवाइजेशन का विद्रोह करने वालों को क्या किया जाता था? सख्त सजा दी जाती थी, मतलब बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाती थी। Tomorrow we will continue the chapter.